हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित गर्ग और आप सभी का स्वागत है कैल्विन कॉमर्स में। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। पहले हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि जिसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की, एंड देन लास्ट में हम करेंगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू की। तो फिलहाल चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नाम से ही पता लग रहा है एनालिसिस करने की बात हो रही है। क्या मतलब होता है एनालिसिस का? आपने पूरे साल में कितना कमाया, जितना भी कमाया क्या वो सफिशिएंट था? दूसरी कंपनियां क्या कमा रही हैं, आपकी कंपनी कितना कमा रही है? आपको अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना होगा दूसरी कंपनियों की परफॉर्मेंस से। आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना होगा अपनी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से। तो अलग अलग तरह के कंपैरिजन, अलग अलग तरह के एनालिसिस होते हैं। कुछ वर्टिकल एनालिसिस होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ टाइम सीरीज एनालिसिस होते हैं, तो कुछ स्टैटिक, तो कुछ डायनामिक। तो हमें समझना होगा कि कितने तरह के एनालिसिस हैं आपके कोर्स में, और इसी चैप्टर, इसी टॉपिक के ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किस तरह का एनालिसिस है? बच्चों, दो ही तरह के एनालिसिस हैं जो आपको अपने कोर्स में पढ़ने हैं। तो बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर। एक आपको पढ़ना है वर्टिकल एनालिसिस और एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जब मैं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करूं तो ऐसे एनालिसिस को वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, कोई एक पर्टिकुलर ईयर का डेटा होता है, 2020 से लेकर लेट्स सपोज 2021 की मैं बात कर रहा हूं। 2020 से लेकर 2021 में कंपनी ए ने कितना पैसा कमाया, कंपनी बी ने कितना पैसा कमाया। कंपनियां 2-3 हो सकती हैं, लेकिन साल कोई एक होगा, किसी एक पर्टिकुलर ईयर की बात होगी और अलग अलग कंपनियों की बात होगी। तो ऐसे स्टडी को वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। यहां पे कंपनी केवल एक है, कंपनी ए, लेकिन इस कंपनी ने 2019 से लेकर 2020 में कितना कमाया, 2020 से लेकर 2021 में कितना कमाया। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को अपने पिछले सालों की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रही है कि भाई मैंने इस साल कितना कमाया और पिछले सालों में कितना कमाया। यहां पे किसी और दूसरी कंपनी की बात नहीं हो रही। तो ऐसे स्टडी को हम हॉरिजॉन्टल स्टडी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। कंपनी केवल एक होगी, एक ही कंपनी का डेटा होगा, लेकिन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर का डेटा। अकाउंटिंग ईयर एक ही होगा, लेकिन मोर देन 1 कंपनी हो सकती है। ठीक है बच्चों, वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डायनामिक। आपके कोर्स में एक आएगा कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव एनालिसिस, ये जो मैं आपको जो चार्ट करवा रहा हूं ना पूरा, ऐसा नहीं है कि मैं इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करवा रहा हूं, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरह का एनालिसिस होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। वर्टिकल में किस किस तरह के एनालिसिस आते हैं? इसमें आते हैं कॉमन साइज, कॉमन साइज एनालिसिस, इसमें आता है रेशियो एनालिसिस, इसमें आता है कैश फ्लो एनालिसिस, ये सारे के सारे आपके वर्टिकल या आपके स्टैटिस्टिक एनालिसिस है। ठीक है जी। तो आपसे अगर कोई पूछे
कि भाई रेशियो एनालिसिस किस तरह का एनालिसिस है या कॉमन साइज स्टेटमेंट किस तरह का एनालिसिस है, तो आपका आंसर क्या होगा? वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है जी, तो चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया ताकि आगे के क्वेश्चन भी हमारे इस फ्लो चार्ट से हो सके। तो क्वेश्चन कहता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किस तरह का एनालिसिस है? आंसर क्या होगा? डायनामिक। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव अ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अवेलेबल ऑफ 2 कंपनीज। ध्यान से देखिए भाई, क्या बोला इसने? आपके पास 2 अलग अलग कंपनियों का डेटा है एंड वाई लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक है वाई लिमिटेड, फॉर द ईयर 2020 से लेकर 2021, 20 से लेकर 21 तक का आपके पास ये डेटा है। कई बार बच्चे ऐसे 2 अलग अलग साल समझ लेते हैं। बच्चों ये एक अकाउंटिंग ईयर है, आपके पास केवल एक अकाउंटिंग ईयर का डेटा है 2020 से लेकर 2021 तक का, लेकिन कंपनियां 2 हैं। तो किस तरह का एनालिसिस की बात हो रही है यहां पे? 2020 से लेकर 2021 तक का डेटा है लेकिन 2 अलग अलग कंपनियों का डेटा है, तो यहां पे कहीं ना कहीं वर्टिकल एनालिसिस की बात हो रही है। यू वांट टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, आप कंपनी की परफॉर्मेंस को स्टडी करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं। यू विल गो फॉर एनालिसिस, तो किस तरह के एनालिसिस को आपको करना पड़ेगा? वर्टिकल आंसर होगा बच्चों, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइज स्टेटमेंट। मैंने जैसे आपको बोला था वो पूरा फ्लो चार्ट कई सारे क्वेश्चन में आपकी मदद करेगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड, चलते हैं वापस फ्लो चार्ट पे। कॉमन साइज स्टेटमेंट देखिए भाई, कहां लिखा है? कहीं दिख रहा है आपको कॉमन साइज लिखा हुआ? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट किस तरह का एनालिसिस है? वर्टिकल। तो आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर। बच्चों हम चीजों को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज क्यों करते हैं? ताकि मुझे ये पता लग सके कि भाई मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, मुझे कहां कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मेरे को फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, आने वाला टाइम कैसा होगा। बच्चों उसकी प्लानिंग करने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए पहले आपको अपना आज प्रेजेंट आपको समझना होगा कि हमारी आज की परफॉर्मेंस कैसी है, पिछले सालों की परफॉर्मेंस कैसी है। उन्हीं को देखकर तो हमें पता लगेगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारी सही है या गलत है। तो प्लानिंग के लिए करनी पड़ती है। A finance manager is interested in financial statement analysis because it helps finance manager to access the financial potential of the business, ताकि मैनेजर को यह पता लग सके कि हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल पोटेंशियल है वो कैसा है। ठीक है, एक मैनेजर अपनी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन को समझना चाहता है, इसीलिए वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता है। तो स्टेटमेंट तो भाई सही है, अभी तक कोई गलत बात नहीं है, एकदम यहां पे सब कुछ सही चल रहा है। और क्यों स्टडी कर रहा है? इट असिस्ट हिम इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। देखो भाई क्या लिखा है? प्रिडिक्टिंग। हाँ जी, क्या लिखा है यहां पे? प्रिडिक्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारे फ्यूचर में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, एंड अनेबल द फाइनेंशियल मैनेजर टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। बच्चों मैनेजर जब तक फाइनेंशियल डेटा को स्टडी नहीं करेगा वो किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकता। उसे परफॉर्मेंस का पता ही नहीं होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है इसको समझने के लिए एनालाइज किया जाता है। एक बार परफॉर्मेंस समझ आ गई तो कमियां भी समझ आ जाएंगी, और एक बार कमियां समझ आ गई तो उन कमियों को कैसे दूर करना है उनका डिसीजन लिया जा सकता है। तो भाई सारी की सारी बातें एकदम सही लिखी हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो भाई सारी स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 5, टॉप मैनेजमेंट is interested in financial statement analysis to see the resources of the firm are used in most efficiently। जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है
वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है ताकि वो ये देखना चाहती है कि कंपनी के रिसोर्सेज को क्या सही तरीके से यूज किया जा रहा है या नहीं। तो यहां पे एकदम सही है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है। तो टू सी दैट द फर्म्स फाइनेंशियल कंडीशन इज साउंड, कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी है या बेकार है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, तो टॉप मैनेजमेंट अपने डेटा को स्टडी करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल कंडीशन को स्टडी करना चाहता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है रिपीट हो गया। तो आंसर सी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। बच्चों सही स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलो या अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोल दो या अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह दो, एक ही बात है। एक ही बात है बच्चों। हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बनाई जाती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन या प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो बात एकदम यहां पे ठीक कर रहा है। एज सच इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट पोजीशन। इस पर ध्यान दीजिए बच्चों, क्या लिखा है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट पोजीशन। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल सही है बच्चों। यहां पे ये लिमिटेशन के बारे में है। क्या मतलब होता है लिमिटेशन का? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हमारी कंपनी, जो भी कंपनी है, कंपनी अपने क्वालिटेटिव डेटा को नहीं दिखा सकती, वो केवल क्वांटिटेटिव डेटा को दिखा सकती है। वो प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं दिखा सकती, वो केवल डेटा अपना हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाती है। ये हमने 11th में पढ़े हुए प्रिंसिपल्स। हम करंट चेंजेस को नहीं दिखा सकते। मार्केट एग्जांपल समझते हैं, चलो एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सपोज मैंने एक जमीन परचेज करी, 10 साल पहले मैंने एक जमीन परचेज करी 10 लाख रुपए की। तो मैं अपनी बुकों में अपनी जमीन को कितने में दिखाऊंगा? 10 लाख में। लेकिन क्या आज मार्केट में, 10 साल बीत चुके हैं, मार्केट में क्या आज वो जमीन जो है क्या आज भी 10 लाख की होगी? नहीं। आज तो हो सकता है करोड़ों की कीमत हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बुकों में उस लैंड को 10 लाख पर ही दिखाऊंगा। तो इसका मतलब हम अपनी बुकों में हमेशा करंट पोजीशन को रिफ्लेक्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट पोजीशन, स्टेटमेंट सही कह रहा है ये। हम अपनी बुकों में करंट पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है यहां पे। तो आपका आंसर ए होना चाहिए। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में पढ़ा था, तो उसको अच्छे से पढ़ो दोबारा से। क्लास 11th के अंदर लिमिटेशंस भी पढ़ी थी, उसको भी पढ़ो। 12th की बुकों में भी लिखा हुआ है सब चीजें। दो चीजें पढ़नी है आपको, लिमिटेशंस एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ एनालिस्ट। हर कोई एनालिस्ट जो होता है, जितने भी एनालिस्ट हैं, हर एक का तरीका अलग हो सकता है, हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। अगर मैं किसी चीज को स्टडी कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, तो मेरे अपने दिमाग में कुछ अपने तरीके होंगे, कुछ मेरे ऑब्जेक्टिव होंगे। आप एनालाइज करोगे तो आप अपने तरीके से करोगे। हर एक एनालिस्ट का अपना ही एक नजरिया, अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है, देखने का तरीका होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द एनालिस्ट। तो सही बात है भाई, अगर मैं कंपनी को लोन दे रहा हूं तो मेरा एनालाइज करने का तरीका अलग होगा। मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इक्विटी शेयर परचेज कर रहा हूं, तो मेरा एनालाइज करने का कुछ ऑब्जेक्टिव अलग होगा। तो हर एक एनालिस्ट का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय द मैनेजमेंट। बिल्कुल गलत। क्या एनालिस्ट करने का सारा मैनेजमेंट का ही हाथ है?
क्या केवल मैनेजमेंट ही एनालाइज करता है क्या? नहीं जी, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज हो तो क्या आपको कोई रोक सकता है एनालाइज करने से? नहीं रोक सकता। अगर एक इन्वेस्टर है, वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या वो एनालाइज नहीं करेगा इन्वेस्ट करने से पहले? अगर मैं बैंक हूं, आपकी कंपनी मुझसे लोन मांगने आती है, तो क्या मैं एनालाइज नहीं करूंगा कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, या आंख बंद करके आपको लोन दे दूंगा? भाई पहले मैं पूरा डेटा, आपकी पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करूंगा, उसके बाद ही, जब तक मैं श्योर नहीं होऊंगा तब तक मैं आपको लोन नहीं देने वाला। जब मैं पूरी तरह से श्योर हो जाऊंगा उसके बाद मैं आपको लोन दूंगा। तो बच्चों यहां पे ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है। ये क्या कह रहा है? केवल मैनेजमेंट ही एनालाइज करती है और कोई एनालाइज ही नहीं करता। गलत है। एक लेबर भी एनालाइज कर सकता है, कंपनी का मैनेजर भी एनालाइज कर सकता है, एक इन्वेस्टर भी एनालाइज कर सकता है, लेंडर भी एनालाइज कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो आंसर आपका बच्चों बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग टर्म लेंडर। लॉन्ग टर्म लेंडर मतलब जिन्होंने काफी लंबे समय के लिए कंपनी को लोन दिया। एनालाइज द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सेस इस फ्यूचर सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्या मतलब है बच्चों? अभी जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, बिल्कुल वही एग्जांपल यहां पे फिट हो जाएगा। आपकी कंपनी आई, आपकी कंपनी है, मैं बैंक वाला हूं, आपकी कंपनी मुझसे आके लोन मांगती है, तो मैं कैसे स्टडी, मैं आपकी कंपनी के पिछले सालों की परफॉर्मेंस को देखूंगा कि भाई पिछले 5 साल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। मैं कौन से डेटा को स्टडी करूंगा? पिछले सालों का, जो बीत चुका है। कंपनी कई सालों से काम कर रही है, अचानक कंपनी को यहां पर पैसे की जरूरत पड़ गई। कंपनी ने जाके बैंक वालों से कहा जी हमें पैसा चाहिए लोन पर। तो बैंक क्या करेगा? बैंक कंपनी के पिछले सालों की परफॉर्मेंस को स्टडी करेगा कि भाई कंपनी ने पिछले सालों में क्या क्या किया, और ये स्टडी करने के बाद अगर बैंक श्योर हो जाता है कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही है, तो बैंक वाला आपको लोन दे देगा। लेकिन बैंक वाला जब तक श्योर नहीं होगा आपकी परफॉर्मेंस से, बैंक वाला आपको लोन नहीं देने वाला। तो बैंक क्या करेगा? बैंक मतलब बच्चों यहां पे लॉन्ग टर्म लेंडर जो लिखा है ना, लॉन्ग टर्म लेंडर, मैं इस वर्ड को बैंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक ही बात है। जो बैंक वाले होते हैं वो एनालाइज करते हैं, क्या एनालाइज करते हैं? आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हिस्टोरिकल मतलब पुरानी, पिछले सालों की स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं टू एक्सेस, ताकि वो ये डिसीजन ले सकें, इट्स एक्सेस द फ्यूचर सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बच्चों पास्ट को स्टडी करके ही तो फ्यूचर का अनुमान लगाया जाता है। पिछले सालों की परफॉर्मेंस को देखकर ही तो फ्यूचर का अनुमान लगाया जाएगा कि कंपनी के आने वाले साल कैसे होंगे। श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता, लेकिन प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि काफी हद तक एक आइडिया लगा लेना। ठीक है, तो बैंक वाला फ्यूचर का अनुमान लगाना चाहता है, इसके लिए बैंक वाले को क्या करना है? पिछले सालों की परफॉर्मेंस को स्टडी करना है। तो स्टेटमेंट एकदम सही है बच्चों, आंसर आपका ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ जजमेंटल प्रोसेस। सही बात है। देखो ही बैंक वाले ने क्या करा, बैंक वालों ने पिछले सालों के डेटा को स्टडी करा, एनालाइज करा, और एनालाइज करने के बाद वो कंपनी के ऊपर एक जजमेंट दे रहा है कि मुझे लगता है बच्चों, जैसे मैंने बोला ना मुझे लगता है, तो यही एक जजमेंटल प्रोसेस है। जजमेंटल का मतलब क्या होता है? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, मुझे लगता है ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये कंपनी, अगर मैं इस कंपनी को लोन दे दूं तो ये कंपनी फ्यूचर में मेरा लोन वापस कर देगी, मुझे ऐसा लगता है। और यही तो जजमेंटल है, इसी को जजमेंट बोलते हैं बच्चों। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक जजमेंटल प्रोसेस होती है, इसमें हम जज करते हैं किसी की परफॉर्मेंस को, किसी की फाइनेंशियल पोजीशन को। तो स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड। बच्चों फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो चीजें इंक्लूड होती है। क्या मतलब है? पहले मैं चीजों को एनालाइज करूंगा, और एनालाइज करने के बाद मैं उसके ऊपर जजमेंट दूंगा। ये दो बातें, एनालाइज करना और एनालाइज करने के बाद जजमेंट देना। जजमेंट देने का मतलब
कंक्लूजन, मुझे क्या लगता है। वापस जाएं पीछे वाले क्वेश्चन पे, चलो पीछे वाले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। दो पार्ट हैं, जो बीत गया और जो आने वाला है। पहले मैं अपने पिछले सालों की परफॉर्मेंस को स्टडी करूंगा कि कंपनी ने पिछले सालों में क्या किया, ये एक बात हो गई। जब मैं इसको स्टडी कर लूंगा, स्टडी करने के बाद मुझे समझ आएगा कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, मुझे एक आइडिया लग जाएगा और फिर इसी आइडिया को मैं यूज करूंगा कंपनी के फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए कि भाई मुझे क्या लगता है कंपनी के फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो दो चीजें होती हैं, पास्ट को स्टडी करना और फिर फ्यूचर के ऊपर इंटरप्रिटेशन देना, कंक्लूजन देना। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है बच्चों। आंसर आपका बोथ ए एंड बी। लो जी, आंसर आपका होना चाहिए सी, पहले सी आया हुआ है वो तो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नीचे दिए गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सिग्निफिकेंस नहीं है। टू जज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज, सही। अभी तो बात करी हमने भाई, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या देते हैं, जजमेंट देते हैं। तो यहां पे ये तो सिग्निफिकेंस है, ये तो सिग्निफिकेंस है। टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, हम कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद ही तो जजमेंट देते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सिग्निफिकेंस है। टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स एंड फाइनेंशियल डेटा इन सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, हम जो भी कंपनी का डेटा है, कंपनी के पिछले सालों की जो भी काम है, उन सारे के सारे कामों को हम बहुत सिंपल तरीके से, अंडरस्टैंडेबल तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है। याद रखिएगा बच्चों, इसके बेस पर भी आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, ये तीन चीजें अच्छे से याद कर लो। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले पूरे के पूरे डेटा को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कंपनी की स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, और कैलकुलेट करने के बाद हम जजमेंट देते हैं कि कंपनी की फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये तीन स्टेप याद रखिए। पहले डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके ऊपर मेजरमेंट किया जाता है, फिर उसके ऊपर कंक्लूजन दिया जाता है। तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंस है। लेकिन इसने हमसे पूछा है नॉट सिग्निफिकेंस, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सिग्निफिकेंस नहीं है। तो केवल लास्ट रह गई, इसको जरा देखते हैं। इट डज नॉट कंसीडर द प्राइस लेवल चेंजेस। अभी पीछे बात हुई थी बच्चों लिमिटेशन के ऊपर। कंपनी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन जैसे कि मैं अपनी डेटा को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाऊंगा, मैं प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं दिखाऊंगा, और मैं क्वालिटेटिव डेटा को नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल क्वांटिटेटिव डेटा को दिखाऊंगा। ये 11th में पढ़ा हुआ है, याद नहीं हो तो ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वालिटेटिव मतलब मेरा एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है, कितना डिसऑनेस्ट है, कितना हार्ड वर्किंग है, ये सब चीजों की बात थोड़ा ना करते हैं अकाउंट्स के अंदर। हम क्या बात करते हैं, एक एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देनी है इसके बारे में बात करेंगे, कितना हार्ड वर्किंग है इसके बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तो ये तो लिमिटेशन के बारे में बच्चों। प्राइस लेवल चेंजेस को हम कंसीडर नहीं करते। स्टेटमेंट भले ही ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक कह रहा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंस नहीं है, ये लिमिटेशन है। तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक लेबर भी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं। देखते हैं इसमें क्या कह दिया। मैनेजर भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, लेंडर भी हो सकता है, इन्वेस्टर भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें सब आ जाए, ये सब के सब फाइनेंशियल डेटा को स्टडी एनालाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इन सब का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है देखते हैं, क्वेश्चन आएगा तो वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अ क्रेडिटर थ्रू
द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जज, क्रेडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके ये जज करता है नॉट ओनली द प्रेजेंटेबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन बट ऑल्सो प्रोबेबिलिटी टू कंटिन्यू एबिलिटी टू मीट ऑल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर। क्या मतलब हुआ भाई, मैं आज किसी डेटा को स्टडी कर रहा हूं, मैं कंपनी के परफॉर्म, ये कंपनी के पिछले साल है, अभी पीछे बनाया था मैंने, ये कंपनी का प्रेजेंट है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आने वाला कल, बीता कल और ये प्रेजेंट, आज का दिन। क्या जो भी चीजों को हम एनालाइज करते हैं क्या वो केवल आज के लिए या फ्यूचर के लिए भी? मेरा आज कैसा है, मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या दोनों की बातें करूंगा या सिर्फ आज की बात करूंगा? पिछले सालों में मैंने जो भी किया उसके बेस पर मेरी कंपनी की आज परफॉर्मेंस कैसी है और आने वाले सालों में कैसी हो सकती है, दोनों के ऊपर बात होगी। तो बच्चों एनालिसिस जो होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आज की बात करूंगा, आज क्या, पास, प्रेजेंट, फ्यूचर सबकी बात होती है। पिछले सालों के पास रिकॉर्ड को देखकर मैं कंपनी का आज और कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा उसके ऊपर बात करता हूं। तो ये क्या कह रहा है, अ क्रेडिटर थ्रू एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जज नॉट ओनली द प्रेजेंटेबिलिटी, ये केवल प्रेजेंटेबिलिटी को जज नहीं करता, ये कंपनी के कंटिन्यू एबिलिटी टू मीट फ्यूचर ऑब्लिगेशन को भी जज करता है। तो स्टेटमेंट एकदम ठीक कह रहा है। एक क्रेडिटर है, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा है, सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर लायबिलिटीज को जज करने के लिए भी। ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा कह रही है, तो सही कह रही है। आपका आंसर होना चाहिए आंसर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प in judging the ability of the firm to repay debt and accessing the short term as well as long term liquidity position of the firm। सही है स्टेटमेंट, सबको सही है। हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं ताकि ये जज कर सकें, ताकि ये डिसीजन ले सकें या समझ सकें कि कंपनी की शॉर्ट टर्म मतलब आने वाले कुछ 1-2 दिन या 1 साल, एज वेल एज लॉन्ग टर्म और आने वाले 4-5 साल में कंपनी की पोजीशन कैसी रही होगी या कैसी होने वाली है। जैसे कि मैंने अभी बात करी, कंपनी का आज, कंपनी का आने वाला कल, कंपनी के आने वाले कल के भी आने वाले कल को सबको स्टडी करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने ऑब्जेक्टिव, चलो इसको भी अच्छे से समझते हैं। लो लेट सपोज मैंने कंपनी को 5 साल के लिए लोन दे दिया, एक बैंक ने कंपनी को 5 साल के लिए लोन दे दिया, तो बैंक वाले का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंपनी के आने वाले 5 सालों की स्टडी करना या केवल 1 साल के बारे में सोचना। मैंने अगर कंपनी को अगर बैंक से लोन मिला है या बैंक वाले ने कंपनी को लोन दिया है 5 सालों के लिए, तो बैंक वाला कंपनी के आने वाले 5 सालों के बारे में सोचेगा या केवल 1 साल के बारे में सोचेगा? ऑब्वियस है 5 साल के बारे में। तो ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है जी, तो एनालिसिस बच्चों केवल एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं है, मल्टीपल अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अलग अलग तरह के एनालिसिस हो सकते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट सही है बच्चों, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? कंपैरेटिव भी होती है, कॉमन भी होती है, रेशियो भी होती है, कैश फ्लो भी होती है। ये सारी की सारी कॉमन टेक्निक है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें आप देखिएगा, कंपैरेटिव स्टडी, कॉमन साइज स्टडी, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये पूरा का पूरा चारों चैप्टर आपके कोर्स में भी है। तो ये चारों एनालिसिस आपके बड़े कॉमन एनालिसिस हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17। द एनालिसिस दैट इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वन पर्टिकुलर ईयर। ये आ गई बात हमारी वन पर्टिकुलर ईयर को लेकर।
एक ऐसा एनालिसिस जिसमें केवल एक साल की बात हो। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ वापस, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या करवाया था। एक ऐसा एनालिसिस जिसमें केवल 1 साल की बात होती है, ऐसे एनालिसिस को वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। और जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सालों की बात हो उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। तो फिलहाल यहां पे 1 साल की बात हुई थी, तो इसलिए आंसर आपका वर्टिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। अभी हमने कम से कम 2-3 क्वेश्चन में इसके ऊपर बात कर ली है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं कर सकती, डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होना चाहिए यहां पे? डज नॉट कंसीडर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमारी अकाउंटिंग हर चीज तो ना कर सकते हम, सुपरमैन तो ना है कि हर चीज कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर चीज नहीं कर सकती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइस लेवल चेंजेस को स्टडी नहीं कर सकती, डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। तो ये गलत स्टेटमेंट, तो आंसर आपका फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इन सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको 3 स्टेप बोले थे। एनालिसिस में हमारा पहला काम क्या है? पहले डेटा को सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेकर आओ, उसके बाद डेटा पे मेजरमेंट करो, जो भी कैलकुलेशन करनी है, मीन मीडियन मोड जो निकालना निकालो, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, आपका वर्टिकल एनालिसिस, जो आपको कैलकुलेशन करना करो। और कैलकुलेशन करने के बाद अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनियों के परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के बाद कंक्लूजन दो। विदाउट एनी कंक्लूजन जितना भी तुमने काम किया सब बेकार है। इट्स जस्ट लाइक भाई डॉक्टर आपकी रिपोर्ट लेता है, आपकी ब्लड रिपोर्ट चेक करता है, लेकिन आपको इलाज नहीं बताए तो बेकार है ना फिर उसका रिपोर्ट का। डॉक्टर ने आपके सारे टेस्ट ले लिए लेकिन इलाज नहीं बताया, तो ऐसे टेस्ट लेना बेकार है। तो उसी तरीके से बच्चों स्टेटमेंट, हमने फाइनेंशियल डेटा को स्टडी कर लिया, लेकिन स्टडी करने के बाद कंक्लूजन भी तो देना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारी परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहला काम क्या होता है? पहले डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आओ, फिर उसके ऊपर एनालाइज करो, कैलकुलेशन करो, कंपैरिजन करो, जो करना है करो। उसके बाद कंपैरिजन करने के बाद कंक्लूजन, जजमेंट, ये सब देना होता है। पहला काम सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो सही स्टेटमेंट है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेकर आओ। सही है, ट्रू आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, द एनालिसिस दैट इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ अ ईयर। लो जी, ये भी आ गया, नंबर ऑफ अ ईयर। जब हमारा एनालिसिस में 1 से ज्यादा साल होते हैं तो ऐसे में हमारे जो एनालिसिस होता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना है पक्का, ठीक है जी। अच्छे से जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो मैंने चार्ट बनवाया था ना, अच्छे से कर लेना। उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो फंसने ही है, मतलब कि आना ही आना है। तो आंसर आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर द लेबर। भाई एक लेबर क्यों जानना चाहता है? एक लेबर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्यों स्टडी कर रहा है? भाई लेबर को भी तो मतलब है, हर एक का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। बैंक वाले का अपना ऑब्जेक्टिव है, लेबर का अपना ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि भाई लेबर कंपनी में काम कर रहा है तो वो भी तो ये सोचता होगा ना कि यार मेरा इंक्रीमेंट होगा या नहीं, मेरे को पेंशन, मेरे को बोनस, प्रमोशन, ये सब मिलेगा या नहीं। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती जा रही है, कंपनी पहले इतना प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने फिर प्रॉफिट इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है, तो वो लेबर को ज्यादा सैलरी देगी, लेबर को इंक्रीमेंट देगी, लेबर को बोनस देगी। तो कंपनी की परफॉर्मेंस से लेबर का भी फायदा जुड़ा हुआ है। तो एक लेबर भी जानना चाहता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पहले से अच्छी है या बेकार। तो भाई टू एक्सेस वेदर द एंटरप्राइज कैन इंक्रीज देयर पे, वो जानना चाहता है कि क्या कंपनी उसकी जो पे है, जो उसकी सैलरी है, क्या उसको बढ़ाएगी या नहीं। और ये किस पर डिपेंड करता है? कंपनी के प्रॉफिट पर।
भाई कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी तो बढ़ाएगी। सेकंड देखो क्या लिखा है, टू चेक वेदर द एंटरप्राइज कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, क्या कंपनी की प्रोडक्टिविटी पिछले सालों से बढ़ी है या कम हो गई। कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्यों जानना चाहता है भाई, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो इसकी पे बढ़ेगी। तो वो जानना चाहता है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी कैसी है। और रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सर्विस एंड एब्जॉर्ब द वेजेस इंक्रीज, देखो मेन मुद्दा तो यहां पे आ गया ना, कंक्लूजन पे बात इसने एकदम लास्ट में करी है, मुद्दे वाली बात एकदम यहां पे देखो, वेजेस इंक्रीज देयर पे, तो दोनों ही बातें ठीक है भैया। और टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, बच्चों ये गलत है, एक लेबर को इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी की टैक्स लायबिलिटी क्या है, कंपनी ने टैक्स टाइम पर पे करा या नहीं करा, बहुत ही ना इनडायरेक्ट हो जाएगा अगर मैं इसको कनेक्ट करने बैठ गया तो, मतलब डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है यहां पर तो डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं एक लेबर का कंपनी के प्रॉफिट के साथ, लेकिन यहां पर टैक्स के साथ लेबर का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपका यह आंसर गलत है। तो होना क्या चाहिए आंसर आपका, बोथ ए एंड बी, आपका आंसर होना चाहिए डी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, भाई आपका एनालिसिस अलग अलग नाम यूज कर रहा है, देखो प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड। अरे बड़ी सारी बातें कर दी, तो इसमें ना हाईलाइट यूज करते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एक प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं, क्या इवैल्यूएट करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ताकि हमें समझ आ सके या हम डिसीजन ले सके रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ द फर्म। लो जी, मेन मुद्दों पे मैंने हाईलाइट कर दिया। ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी प्रोसेस है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें कंपनी के डेटा को स्टडी करने के बाद ये समझ आ जाता है या हम डिसीजन ले पाते हैं कंपनी के बारे में। भैया इतनी देर से क्या कर रहे हैं, ऐसी प्रोसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस in which we study the data या we study the financial statement to understand and to judge, to make decision on the financial performance of a company and the position। तो ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें हम ये सारे काम करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस या कॉस्ट एनालिसिस या नन ऑफ दिस। बच्चों ये तो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट है, ये तो तरीके हैं अलग अलग, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। इस एनालिसिस में आपका वर्टिकल एनालिसिस भी आ सकता है, हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, रेशो, कैश फ्लो, ये सब के सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के तरीके हैं अलग अलग। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस का नाम पूछ रहा है आपसे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। आंसर आपका ए इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 23, एनालिसिस सिंपली मीन्स, भाई एनालिसिस का मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। सेकंड पॉइंट गलत है। 3 स्टेप फिर से, पहले डेटा को सिंप्लीफाइड करो, फिर डेटा के ऊपर मेजरमेंट करो, मेजरमेंट करने के बाद जो भी आपके दिमाग में कंक्लूजन आता है वो कंक्लूजन प्रेजेंट करो। हम ये 3 काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डेटा के मीनिंग या डेटा की सिग्निफिकेंस के ऊपर थोड़ा ना बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन, हम क्या किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। भाई डेटा क्या होता है,
डेटा की सिग्निफिकेंस क्या होती है, हम ये सब थोड़ा ना कर रहे हैं। ये आपका टॉपिक जो है क्लास 11th इकोनॉमिक्स से है, स्टैटिस्टिक्स। ये क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने किया था, डेटा की मीनिंग क्या होती है, डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो हम तो अकाउंटेंसी कर रहे हैं ना, तो बच्चों ये आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ए। लो जी आगे बढ़ते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन, कौन सी लिमिटेशन नहीं है, पहले लिमिटेशन कौन सी है उसके ऊपर बात करें। प्राइस लेवल चेंजेस को हम स्टडी नहीं करते, क्वालिटेटिव डेटा को हम स्टडी नहीं करते, हम विंडो ड्रेसिंग को नहीं रोक सकते, ऐसे ये सब चीजें क्या हैं, लिमिटेशंस हैं। इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस, ये लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है। इंटर फर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, ठीक है, इंटर फर्म कंपैरिजन, ये तो सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव, ये भी लिमिटेशन है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी लिमिटेशन है। हम पर्सनल बायस, हमारी जो बुकें हैं पर्सनल बायस मतलब पर्सनल जजमेंट की वजह से अफेक्ट होती हैं, बिल्कुल होती है। क्वालिटेटिव डेटा को स्टडी हम नहीं करते। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, सही बात है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ये तो 3-4 क्वेश्चन में आ चुका है। प्राइस लेवल चेंजेस को हम स्टडी नहीं करते, हम उसको इग्नोर करते हैं। ये तीनों बातें लिमिटेशन हैं। तो कौन सी लिमिटेशन नहीं है, क्या पूछा उसने, नॉट अ लिमिटेशन। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो लिमिटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो आपका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मे बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय द फर्म। अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर का पता ही नहीं है और आप चल दिए एनालाइज करने, तो एनालाइज करने से जो आपका कंक्लूजन निकलेगा वो गलत हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल। विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी नॉलेज आप किसी चीज को एनालाइज करने बैठोगे और आप कंक्लूजन निकाल दोगे तो वो कंक्लूजन रिलायबल नहीं होगा, वो कंक्लूजन मिसलीड हो सकता है, गलत हो सकता है। तो स्टेटमेंट तो भैया एकदम सही कह रही है, आंसर एकदम ट्रू है, ए। 26, द टेक्निक ऑफ स्टडी ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर। देखो फिर से आ गया एक क्वेश्चन, ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर, क्या कहना चाहता है ये, एक साल से ज्यादा साल है हमारे पास, मोर देन 1 ईयर का डेटा है, तो उसे क्या बोलेंगे। अच्छा इस बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे नहीं है बच्चों। कॉमन साइज, रेशो और कैश फ्लो, पीछे फिर से जाके देखो, ये तीनों के तीनों मैंने कहां दिखाए हैं, ये तीनों मैंने वर्टिकल में दिखाए हैं, और वर्टिकल में केवल आपके पास 1 साल का डेटा होता है। कैश फ्लो, रेशो, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये तीनों के तीनों वर्टिकल एनालिसिस होते हैं, और वर्टिकल एनालिसिस में केवल 1 साल का डेटा होता है। तो ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकते, एक ही रह गया, ट्रेंड एनालिसिस। बच्चों ट्रेंड एनालिसिस में मोर देन 1 ईयर होते हैं, मोर देन 1 ईयर का डेटा होता है। तो ये आपका कंपैरेटिव स्टडी है या टेक्निक है, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, ओके, मैच द फॉलोइंग यूजर फ्रॉम। देखो भाई बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये तो हाईलाइट करते हैं पहले। फ्रॉम, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा खास समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी, या पहले टाइम के बेस पर, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं टाइम की, इतनी देर से हमने कम से कम अब तो 6-7 क्वेश्चन कर लिए होंगे। टाइम अगर 1 साल है तो वर्टिकल, 2 या 2 से ज्यादा साल हैं तो हॉरिजॉन्टल। तो टाइम के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, टाइम के बेस पर डिसाइड होता है। ऑब्जेक्टिविटी, यूजर, बच्चों यूजर का मतलब जो लोग स्टडी करना चाहते हैं। एक इन्वेस्टर कौन है, यूजर है।
एक बैंक वाला कौन है? यूजर है। यूजर का मतलब होता है हर वो पर्सन जो कंपनी की परफॉर्मेंस को स्टडी करना चाहता है, उसे हम यूजर कहते हैं। एक लेबर, वो भी यूजर है। एक मैनेजर, वो भी यूजर है। एक बैंक का मैनेजर, वो भी यूजर है। एक इन्वेस्टर, वो भी यूजर है। गवर्नमेंट, वो भी यूजर है। सभी यूजर हैं। तो यूजर बच्चों, यूजर आपके एक्सटर्नल एनालाइज और इंटरनल एनालिसिस। यूजर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, जैसे मैनेजर, कंपनी के ओनर, शेयर होल्डर। एक्सटर्नल जैसे कि गवर्नमेंट, बैंक, इन्वेस्टर। तो यूजर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो यूजर एक्सटर्नल यूजर क्या करेंगे? एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। कलर चेंज कर देते हैं। एक्सटर्नल यूजर जो होते हैं वो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, और इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? जो इंटरनल यूजर होते हैं। तो यूजर से कहीं ना कहीं आपका ये जुड़ा हुआ है ऑब्जेक्टिविटी। बच्चों दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर मैंने कंपनी को, मैं फिर से वही बैंक का एग्जांपल दूंगा, आपकी कंपनी मेरे से लोन मांगने आती है और मैं आपकी कंपनी को केवल 1 साल के लिए लोन देता हूं, तो मेरा जो भी एनालाइज करने का, जो भी मैं आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहा हूं, उसका ऑब्जेक्टिव केवल 1 साल को ध्यान में रख के होगा कि आने वाले 1 साल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। 5 साल बाद कैसी रहेगी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अगर आपकी कंपनी को 1 साल के लिए लोन दे रहा हूं, तो मेरे दिमाग में केवल आपकी कंपनी का 1 साल का फ्यूचर जुड़ा होगा कि आने वाले 1 साल में आपकी कंपनी का काम कैसा रहेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी मुझसे 5 साल के लिए लोन मांगने आए तो मेरे दिमाग में आपकी कंपनी के 5 साल के फ्यूचर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या प्रोसेस चल रही होगी कि आने वाले 5 साल आपके कैसे रहे होंगे। मैं उसको स्टडी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। टाइम के बेस पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फर्म, इंट्रा फर्म और एक्स्ट्रा फर्म, सॉरी इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। या तो मैं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को अपनी ही कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करूंगा पिछले सालों की, या हो सकता है मैं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनियों की परफॉर्मेंस से कंपेयर करूंगा। तो एक होता है इंट्रा फर्म और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। तो देखिए भाई, डी का होगा 1, देखो भाई डी का कहीं 1 लिखा हुआ है, चल ए से चलते ना। ए का होगा 2, ए का 2, ये सही है। ए का 2 ये सही आ रहा है यहां पे। ए का 2, ए का 3 ये गलत हो गया, ए का 1 ये गलत है, ए का 4 ये भी गलत है, ए का 2 अगर पहले ही ठीक निकल गया तो बाकी भी ठीक ही होगा, चेक कर लेते हैं फिर भी। ए का 2 होगा यहां पे, ठीक है। बी का 3, लो जी बी का 3 आ रहा है। सी का 4, सी का 4 आ रहा है। डी का 1, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इन्वेस्टर एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या ऐसी आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दोगे, या पहले उस कंपनी के पूरे डेटा को स्टडी करोगे? भाई कंपनी कितना कमाती है, भाई मैं रिलायंस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूं या टीसीएस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूं, पहले मैं स्टडी करूंगा ना। तो एक इन्वेस्टर एनालाइज करता है टू एक्सेस द फर्म्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, सही बात है। टू अंडरस्टैंड द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी सही है। तीनों ही ठीक है, आंसर आपका डी। बच्चों वापस एक बार दोबारा आते हैं, क्या सिर्फ एक छोटी सी चीज को स्टडी करके आप इतने बड़े डिसीजन ले सकते हैं? नहीं, आपको बहुत अलग अलग एंगल से स्टडी करनी पड़ती है। कंपनी की मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, बहुत डिटेल में एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाओगे। ठीक है जी। और एक इन्वेस्टर सही जगह पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। ऐसा नहीं कि आपने एक छोटी सी चीज को स्टडी कर लिया
और इन्वेस्टमेंट कर दी चालू, नुकसान में जाओगे। आंसर आपका डी है, ठीक है। 29 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर and etc analyst the financial statement to study the present business and economic condition। सही है। एक इकोनॉमिस्ट भी स्टडी करता है, रिसर्चर भी स्टडी करता है, इकोनॉमिस्ट स्टडी करता है ताकि वो इकोनॉमिक कंडीशन समझ सके, एक इन्वेस्टर स्टडी करता है ताकि वो बिजनेस की कंडीशन समझ सके। तो हर एक एनालिस्ट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इसके ऊपर अभी हमने पीछे बात की थी। The government agencies need the financial statement analysis for price regulation, taxation and other similar purpose। गवर्नमेंट को भी चाहिए होता है, गवर्नमेंट भी स्टडी करती है डेटा ताकि वो प्राइस पर रेगुलेशन बना सके। बच्चों आपने कुछ पढ़ा होगा एमआरपी वगैरह से रिलेटेड एक्ट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो असेंशियल्स मानी जाती हैं, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि प्रोडक्ट सब तक पहुंच सके। तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजों के ऊपर प्राइस कंट्रोलिंग लगा रखी होती है, जैसे आप कंट्रोल प्राइस बोलते हैं, सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। तो गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट करती है कुछ पर्टिकुलर चीजों पे। तो गवर्नमेंट भी कंपनी से डेटा मांगती है ताकि गवर्नमेंट ये देख सके कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को कितने में बेच रही है, क्या वो सही टाइम पर टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उस प्रॉफिट पे कितना टैक्स बनता है। तो गवर्नमेंट भी जानना चाहती है। तो दोनों ही जानना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन 1 and 2 बोथ कर देते हैं। आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो फाइनली लिमिटेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। मॉनेटरी इंफॉर्मेशन अलोन इज कंसिडर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स आर इग्नोर्ड। सही है, एकदम सही। हम केवल वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक में जिसको मनी की फॉर्म में मेजरमेंट किया जा सके। वो चीजें जिसको मैं मनी की फॉर्म में मेजरमेंट नहीं कर सकता, मैं उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, और ये लिमिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिमिटेशन है। फाइनेंशियल एनालिसिस मे बी मिसलीडिंग, ये भी लिमिटेशन है। विदाउट द नॉलेज ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय द फर्म। अगर आपको कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रोसीजर का पता ही नहीं है और आप एनालिसिस करने बैठ गए तो भाई मिसलीड हो जाओगे, मतलब गलत कंक्लूजन दे दोगे। ये भी सही कह रहा है। फाइनेंशियल एनालिसिस जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी। भाई फाइनेंशियल स्टडी, फाइनेंशियल एनालिसिस में केवल मैं फाइनेंशियल डेटा को तो स्टडी करूंगा, लेकिन क्या फाइनेंशियल डेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है? नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंशियल डेटा के अंदर नहीं होती। तो आपको बहुत अलग अलग तरह के एनालिसिस और भी करने होते हैं। क्या मैं किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा स्टडी करूं और उस कंपनी में पैसे लगा दूं? नहीं बच्चों, ये तो एनालिसिस का एक छोटा सा हिस्सा है। और भी बहुत तरह के एनालिसिस होते हैं जो जिंदगी में आगे चलकर आपको करने होंगे, सीखने होंगे। तो तीनों ही आपके सही पॉइंट है। ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी। तो लो जी, ये हो गया हमारा खत्म क्वेश्चन नंबर 1 to 30। अब हमें असर्शंस, रीजंस करने हैं, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो ठीक है, जुड़े रहिए। मिलते हैं असर्शन, रीजंस और केस स्टडीज की वीडियोस में। बाय बाय।